Hello everyone. In this video, we are going to learn about the first chapter of Lakshmikant, that is historical background. Okay? uh, आज हम इस वीडियो में लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो हम पढ़ने वाले हैं। मैं फर्स्ट जो सोच रहा था कि मैं पूरा बुक को एक पार्ट में लाके कवर करूं, तो मैं रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ के आपके लिए नोट्स बनाने वाला हूँ। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है? अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा स्लो लगे तो आप कृपा करके इस वीडियो का स्पीड 1.25 या 1.5 में करके आप देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको थोड़ा फैक्ट बेस्ड वाला चैप्टर है, जो आपको थोड़ा सा रटना पड़ सकता है। इसमें फैक्ट्स, सॉरी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या अंडरपिनिंग्स। ओके, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है जो कि आपको हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम में ये चैप्टर है, तो ये आपको पता चलना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन्फ्लुएंसेस था वो कहाँ से आया था, वो किस बेसिस पे इन्फ्लुएंस हुआ था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से। ये आपको पता चलना चाहिए क्या क्या उसके बैकग्राउंड्स था। ठीक है? तो यहाँ पे बीच बीच में से जो भी रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह है, वहां से बीच बीच में से क्वेश्चन आ जाता है, जो क्वेश्चन हम इस चैप्टर के एंड में हम पीवाई की और कुछ भी क्वेश्चंस हम देख के पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 as ट्रेडर्स। ब्रिटिश जो आए थे, ब्रिटिश, पेन थोड़ा, ब्रिटिश आए थे as ट्रेडर्स। उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट था जो कि उसको चार्टर कहा गया था। चार्टर वाज ग्रांटेड बाय, कहा किसने ग्रांट किया था? ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। ओके, इन 1765। इस चार्टर के तहत वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मिल गया था, एक राइट मिल गया था जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है? उसके बाद लिखा गया है यहाँ पे, द कंपनी व्हिच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन obtained द, उसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया में चार्टर के तरह चार्टर लेके वो रेगुलेट किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद उनको मिल गया था दीवानी राइट्स। ओके, मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मीकांत के बुक से। ठीक है? आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे। आपको बुक खरीदने भी जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके, सो इनको मिल गया चार्टर के बाद, इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था दीवानी राइट्स। तो व्हाट इज दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स बेसिकली राइट्स ओवर रेवेन्यू। ओके, ब्रिटिश, इट इज द राइट्स over revenue and the civil justice, and the civil justice, या आप बोल सकते हैं सिविल राइट्स। सिविल बेसिकली सिविल राइट्स और रेवेन्यू राइट्स कंबाइनली मिल गया था उसको, जो बोला जाता था दीवानी राइट्स। ओके, ये कहाँ का मिल रहा था दीवानी राइट्स? ना बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओके, सो फर्स्ट आया था चार्टर, चार्टर में उनको राइट्स मिला, उसके चार्टर के बाद दीवानी राइट्स मिला। ठीक है? this started its career as territorial this started its career as a territorial power in 1858. In the wake of Sepoy mutiny, the British crown assumed direct responsibility. सिपाही म्यूटिनी हुआ था 1857 में। 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उसके बाद जो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था
पहले तो था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चला गया किसके हाथ ना, ब्रिटिश क्राउन के हाथ। ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्यों हुआ था हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट्स में ये सब है। ओके, दिस रूल कंटिन्यूड, ये जो ब्रिटिश क्राउन में जो रूल आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये कंटिन्यूड हुआ था कब तक ना, टिल इंडिपेंडेंस, ओके, जो कि हुआ था 1947 या 1947 तक पावर आ गया था, ब्रिटिश क्राउन ले लिया था उसके ऊपर। क्योंकि मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ग्लांस दे देता हूँ, क्योंकि 1 मिलियन पाउंड का डेप्ट आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जो कि उसको पे करना पड़ा था ब्रिटिश क्राउन को। ओके ओके, सो हमारा फर्स्ट पारा खत्म, फर्स्ट पैराग्राफ आपका खत्म हो गया लक्ष्मीकांत का, ओवर। ओके, देन वी विल कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में ये स्टार्ट करता है, विथ इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आपका एक कंट्री इंडिपेंडेंस पा गया, अब उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना। इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक कंट्री को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ रेगुलेशन, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए एक नीड हो गया किसका ना, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का नीड हमको आने लगा था, हमको मतलब उस टाइम के जो लीडर्स हुआ करते थे, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन का नीड उनको लाना चाहिए था, ठीक है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना किस लिए ना, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। मैं जो भी लिख रहा हूँ आप सब नोट करते जाना, आपके एक नंबर का नोट्स बनते चला जाएगा, ठीक है। पूरा लास्ट तक आप नोट्स बनाते हुए जाना, और जो भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड कब बना था, 1946 में। ओके, and came into being in what date, which date, we all know that कि कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, संविधान, इंडिया का संविधान, भारत का संविधान कब आया था, 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, ओके, और एनफोर्स्ड लिख सकते हैं, एनफोर्स्ड। The constitution came in, however, various features of the Indian constitution, yes, इधर दिया गया है, various Indian constitution has its roots, Indian constitution has its roots in, once again, has its roots in British influence, in British events. Okay, various British events was happened which influenced the constitution makers to make the constitution. Okay, so कुछ ना कुछ तो ब्रिटिश का इवेंट हुआ था, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का, भारत का संविधान बनाने के लिए बहुत ही हेल्प किया था और बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था। वो सब क्या था हम आगे देखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। कहाँ से सुप्रीम कोर्ट बना था, कहाँ से सुप्रीम कोर्ट का आइडिया, कहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का आइडिया, कहाँ से डबल गवर्नमेंट का आइडिया आया था, ये सब ब्रिटिश इवेंट से हमको पता चलता है। तो हम इसको देखेंगे आगे जाके, ठीक है। ओके, so 1950 the constitution came into being, roots in British rule. There were certain events in the British rule
that laid down the legal framework for the organization and functioning of the government and administration in British India. These events have greatly influenced our constitution and polity. They are explained here in a chronological order under two major headings. ये जो ब्रिटिश इवेंट्स था, ये बेसिकली दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. वो क्या क्या है हम अभी देखेंगे. ठीक है. एक होगा द कंपनी रूल जो कि था 1773 से लेके 1858 तक. ओके. यहाँ पे आएगा द क्राउन रूल 1858 से लेकर 1947. अच्छा, आप इस नाम से कुछ तो आइडिया लगा सकते हैं कि द कंपनी रूल क्या है, द क्राउन रूल क्या है. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जो ब्रिटिश का शासन चलाते थे उस टाइम पे भारत में, वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल. कंपनी मतलब कौन सा कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उसका टाइम पीरियड 1773 से लेके 1858 तक. 1773 क्यों, 1773 से ही इंडिया में ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली 1773 से ही स्टार्ट किया गया था. जो उसका कंपनी ने ले लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो चला था कब तक, 1858. बेसिकली 1857 के जो सिपोई म्यूटिनी हुआ था उसके बाद तक कंपनी रूल चला था. ठीक है. और जो तो क्राउन रूल उसके सिपोई म्यूटिनी के बाद 1858 से, क्राउन मतलब जो ब्रिटिश क्राउन होते हैं, ब्रिटिश में मोनार्की चलता है, वो ले लिया था ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथ से. जो मैंने बोला था कि 1 मिलियन पाउंड का जो टिप्ट हो गया था, उसके बाद से द क्राउन ले लिया था उनका एडमिनिस्ट्रेशन 1858 में. और वो चला था कब तक, 1947. ओके. ये फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे. 1773 एंड 1858. ओके. 1773 1857 में जो सिपोई म्यूटिनी हुआ था, सिपोई म्यूटिनी के बाद 1858 एंड 1858 से लेके 1947 द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल. ओके. अंडरस्टैंड. उसके बाद हम देखेंगे, जस्ट मिनट. ओके. द फर्स्ट हमारा आएगा द कंपनी रूल. कंपनी रूल में हमारा फर्स्ट जो आता है, क्या आएगा हमारा, फर्स्ट आएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उसको एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको भेजा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके. द एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस. मैं आपको पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बुक्स डालूंगा तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा. तो आप मेरे से सुन के आप नोट्स बनाते हुए जाए, आपका कुछ भी मिस नहीं होगा. ओके. सो द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये लिखा गया है लक्ष्मीकांत में, जो दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस. ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस किस लिए था, ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस इसलिए था, फर्स्ट इम्पोर्टेंस, आप नोट्स बनाते हुए चले जाना. ठीक है. इम्पोर्टेंस क्यों नहीं, इट वाज द फर्स्ट स्टेप, it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company. First step taken by the East India Company, taken by the British government
to control and regulate the affairs of the East India Company, the affairs of the East India। आप नोट्स बनाते हुए चले जाना, ये इम्पोर्टेंस आपको, हालांकि ये इम्पोर्टेंस नहीं आता है एग्जाम में, फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि क्यों इसका इम्पोर्टेंस क्या था। व्हिच वाज द फर्स्ट, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश। आप जो भी लिखेंगे एक क्वेश्चन भी आप बनाते हुए जाना एक एक लाइन में, ठीक है। ये हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो आप एक क्वेश्चन बनाते हुए जाना, व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल, इट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसका सेकेंड इंपोर्टेंस क्या था, सेकेंड इंपोर्टेंस था इट रिकॉग्नाइज्ड for the first time the political and administration power, the political and administration power, sorry, administrative function of the company। ओके, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये रिकॉग्नाइज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट ना, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, laid the foundation of central administration in इंडिया। ओके, नाउ हम देखेंगे उसका फीचर्स क्या था। फीचर्स क्या क्या उसका फीचर्स था जो इसके लिए ये बनाया गया था। ओके, सो इसका फीचर्स में हम देखेंगे, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल of Bengal, sorry, governor of Bengal as the governor general of Bengal। Okay, the governor of Bengal डेजिग्नेट किया गया था उनको, ये बन गए गवर्नर बंगाल, बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, एंड उनको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था, 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। ओके, first such governor general of Bengal, first such governor general of Bengal was कौन? 3 सेकेंड में आपको देता हूं, 1 2 3, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, देन सेकेंड पॉइंट में ये आएगा, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे and Madras provinces subordinate to the Governor General of Bengal, subordinate to the Governor General of Bengal। कुछ समझ में आया? अगर समझ में ना आया तो मैं आपको समझा देता हूं। मेड द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, ठीक है। उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे जो कि बहुत ही
पावरफुल थे और तीनों ही तीनों इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। एक है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड एक है बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, तो 1773 में ये तीनों जो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी था, ये तीनों इंडिपेंडेंट और नहीं रहा। इंडिपेंडेंट नहीं रहा का मतलब क्या हुआ ना, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी का सॉवर्डिनेट बना दिया गया था। ओके, सो ये लाइन यही बोलता है कि इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंसेस सॉवर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया था। ओके, ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड था। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब इसके पास कुछ पावर था बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के पास। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे उनके पास कुछ पावर था, इंडिपेंडेंट पावर। इनके पास कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स था और इनके पास भी कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स था। तीनों इंडिपेंडेंट थे। पर 1773 में ये सेंट्रलाइज्ड हो गया और ये दो सॉवर्डिनेट हो गए किसके साथ, किसके पास, बंगाल प्रेसिडेंसी के। इनका पावर चला गया था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड हो गया था। बंगाल प्रेसिडेंट, बंगाल वाज द मेन प्रोविंस बन गया था, ठीक है। ओके, तो एक मिनट उड़ा देंगे इसको। ओके ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट लक्ष्मीकांत में दिया गया है, ये इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कुछ घुमाकर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन से ईयर में हुआ था, 1774 में हुआ था, ना कि 1773 में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में और जो 1774 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था कौन, सुप्रीम कोर्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। ये एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया था उसमें 1 चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। ओके, it prohibited the next features, ये कौन सा हमारा बैक में कौन सा, सी था ना। ओके, डी पॉइंट पे हम लिखेंगे फीचर्स में, prohibited the servants of the company, prohibits the servants of the company, okay, engaging in any private trades, engaging in any private trade, okay, or accepting any presents or bribes, or accepting any presents और bribes। बेसिकली क्या हुआ था, इस पॉइंट में क्या बताना चाहता है कि जिस कारण के, जिस रीजन के तहत ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया था, वो मेनली था किस लिए ना, बहुत सारे हमारा जो प्राइवेट ट्रेड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सर्वेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के वो एंगेज हो गए थे, वो ब्राइब्स लेते थे, ठीक है। तो उनका सैलरी, वो जो सैलरी और ब्राइब्स लेकर उनका जो प्रॉफिट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट्स से बहुत ज्यादा हो गया था। सो बेसिकली द करप्शन what the British East India Company servants had done, that should be eradicated through the Regulating Act of 1773. Okay, so इसीलिए
ये क्या किया, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी एंगेजिंग इन एनी पार्ट in any private trade or accepting any presents or bribes. ओके, ये क्या है हमारा डी, फोर्थ पॉइंट। और उसके बाद का जो पॉइंट है ये, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। पावर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट increased over the British East India Company. ओके, पावर बढ़ गया था, स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, बाय रिक्वायरिंग, कैसे बढ़ाया गया था इसका पावर ना, कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया गया था। बाय रिक्वायरिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, रिक्वायरिंग और अपॉइंटिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है ना, एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ द कंपनी। ओके, टू रिपोर्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे ना, टू रिपोर्ट on its revenue, on its revenue, civil and military affairs in India. So, और एक बार हम देखेंगे इस पॉइंट को, क्या किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्ट्रेंथन किया, गवर्नमेंट का जो भी था वो स्ट्रेंथन किया गया, वो इंक्रीज किया गया ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे किया गया था वो ना, कुछ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था। ओके, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे ना, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को रिपोर्ट करते थे। वो ये तीनों को रिपोर्ट करने से क्या होगा, जो भी यहाँ पे जो हम लिखे हैं कि सर्वेंट्स ब्राइब लेते थे, कुछ प्राइवेट ट्रेड में एंगेज हुआ करते थे, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना डिप्ट, इतना और कुछ भी करप्शन में जो भी हो रहा था वो उसको पता चल जाता था। ठीक है, तो वही इसी लाइन के साथ हमारा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 खत्म हो गया। तो दोस्तों ये इतना सही था। ठीक है, तो कैसे इतना इजीली हम पढ़ गए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आपको आराम से पता चल गया होगा। ठीक है, जो भी था, जो भी बीट बाय बीट लक्ष्मीकांत में था, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर ज़्यादा अब अगर हम कवर करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो लेके आपको मैं छोटा छोटा वीडियो करके सब बता दूंगा। ठीक है, आप बस वीडियो में बने रहना, और आपको अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा मिले तो आप शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे भारत।